हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 12th में बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया और हमने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, है ना। अब हम करने वाले हैं इस चैप्टर की केस स्टडी। केस स्टडी में जब क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ तो उसके साथ आप भी उसको रीड करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या हो सकता है। और मैं आपको कुछ करीबन 8-10 केस स्टडीज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि पूरा चैप्टर हो गया है तभी आप केस स्टडीज करना। यदि केस स्टडीज डायरेक्ट आप जाएंगे और आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो केस स्टडीज नहीं बनेगी। तो यदि नए व्यूवर्स हो, यदि वो केस स्टडीज देख रहे हो तो पहले शॉर्ट में हमने जो चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया है आप उनके वीडियोस देखें, ठीक है। तो करते हैं पहला केस स्टडी स्टार्ट। हेल्थ इज वेल्थ। A new hospital was inaugurated, and during inaugural speech, the CEO of the hospital, Dr. Raj Singh, ये तो सबको पता है कि स्वास्थ्य ही धन होता है। एक नया हॉस्पिटल है जो इनोग्रेटेड हो रहा है और उन्होंने उद्घाटन के वक्त एक स्पीच दिया है। किसने? डॉक्टर राज सिंह ने। Said the main objective of the hospital is to make people aware of importance of health। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताना, जागरूक करना। एंड मेक श्योर मोर एंड मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विस। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोग उनके यहाँ आए, उनको ट्रीटमेंट करना है। For that, they will be hiring competent medical staff, doctor, nurses, ward boys, etc. इसके लिए उन्होंने सब अच्छा स्टाफ अपॉइंट किया है। Ensure all the staff work by making their strength effective and their weakness. He explained that hospital will be providing regular OPD services, path lab for test, and whenever needed surgery will be done in operation theater so that more and more people can get well। समझ में आया? वो लोग चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हो और वो चाहते हैं कि उनका जो स्टाफ का सारा स्टाफ है वो इफिशिएंटली वर्क करे, इफेक्टिवली वर्क करे। तो इसलिए वो लोग ने अच्छे स्टाफ को अपॉइंट किया है और वो कंटिन्यूशन में ओपीडी सर्विसेज रेगुलर बेसिस पे वो भी दे रहे हैं। उनके यहाँ लैब्स भी है ताकि पेशेंट को बाहर जाना ना पड़े टेस्ट के लिए, और अगर सर्जरी होगी तो वो भी वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी है ताकि सर्जरी भी पेशेंट की वहाँ पे हो सकती है। अब ये हुआ केस। अब वो क्या पूछना चाह रहे हैं? Identify the definition of management mentioned in the speech of CEO by quoting the lines। हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, है ना। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे जब सीईओ ने स्पीच दिया है तो वो कहाँ पे बता रहे हैं, वो लाइंस कहाँ पर है? तो देखो, फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये कहाँ पर होगा? मोर एंड मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज, ये उनका वर्क है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क के लिए हम बोलेंगे कौन सी लाइन? मोर एंड मोर पीपल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क बता रहा है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो दे विल बी हायरिंग कॉम्पिटेंट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस एंड बॉयज एक्सेट्रा, है ना। वो अपॉइंट कर रहे हैं पीपल्स को। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जिसके लिए हम लिखेंगे दे विल बी हायरिंग कॉम्पिटेंट मेडिकल स्टाफ, ये वाली लाइन। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो लास्ट बेटा देखो, दे विल बी हॉस्पिटल, दैट हॉस्पिटल विल बी प्रोवाइडिंग रेगुलर OPD services, path lab for test, and whenever needed surgery will be done in operation theater। ये होगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो सीईओ ने तीनों बात की, वर्क से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड और ऑपरेशन। तो ये 3 डायमेंशन जो थे वो तीनों यहाँ पर इस लाइन में मिले हैं। तो आपको ये आंसर लिखना होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन।
ये हुआ हमारा पहला केस। आया आप लोगों को? नेक्स्ट करेंगे अब। तो नेक्स्ट केस स्टडी है, आफ्टर एवरी 3 months मानसी ऑफर्स न्यू स्कीम टू इट डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट। हर 3 महीने के बाद मानसी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट के लिए नए ऑफर्स, नई स्कीम्स लाती हैं। She tries her best to bring changes keeping in mind the needs and wants of customer and incentive offered by competitors. वो क्या चाहती हैं? बेस्ट बनना, और बेस्ट बनने के लिए वो अपने दिमाग में ध्यान रखती हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, कॉम्पिटिटर्स से किस तरह से वो आगे निकल सकती हैं, क्या इंसेंटिव्स उन्हें लाना है। मतलब क्या बात कर रहा है वो? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखती है कि आज क्या चल रहा है मार्केट में। These gives first mover advantages to मानसी and edge over the competitors. इसलिए जो भी पहला मौका मिले सबसे पहले वो उसको फायदा उसका उठा सकती हैं और कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती हैं। तो आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड बाय मानसी। आप बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? मानसी क्या फॉलो कर रही है यहाँ पर? मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, है ना। यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात की जा रही है? डायनामिक फंक्शन। एक्सप्लेन इन ब्रीफली, तो आपको डायनामिक फंक्शन के बारे में लिखना है। डायनामिक फंक्शन मतलब क्या होता था? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंजेस कर सकते हैं, जहां पे हम बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर नई नई पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स को चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने आप को उस तरह से ढाल पाते हैं। तो जब भी आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेंजेस लाते हैं, नए नए चेंजेस लाते हैं, तो वो सब क्या होता है? डायनामिक। तो यहां पर आएगा इसका आंसर, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट है, डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड असाइन द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज framed by the board to all the departmental heads. Departmental heads appointed supervisors, superintendent, executive, etc. so that work can be assigned to workers as per the plan and supervisors kept a check on workers. ABC लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने प्लान्स बनाए, पॉलिसीज बनाई हैं टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और उन्होंने डिपार्टमेंटल के जो हेड हैं, है ना, उन्हें काम सौंपा है, और डिपार्टमेंटल के जो हेड्स हैं उन्होंने सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव सबको अपॉइंट किया है। कहने का मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन अबव पैरा। इस पैरा में कौन सा मैनेजमेंट के फीचर्स की बात कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति को अपॉइंट किया या बहुत सारे व्यक्ति को? बहुत सारे व्यक्ति को, है ना। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, फिर डिपार्टमेंटल के हेड्स भी हैं, फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया है। कहने का मतलब एक अकेला व्यक्ति मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पे कौन से फीचर्स की बात की जा रही है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, है ना। तो ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में हम लिख देंगे कि मैनेजमेंट में बहुत सारे पर्सन्स की जरूरत होती है जो सब मिलकर एक ग्रुप एफर्ट लगाते हैं कॉमन डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? ग्रुप एक्टिविटी। बहुत टफ नहीं है। यदि अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा है, समझा है, तो केस स्टडीज आराम से हो सकती हैं। तो हमने कितनी केस स्टडीज कर ली? 3। अब करते हैं नेक्स्ट। राम argues that management is required in all kinds of organization. राम कह रहा है कि मैनेजमेंट हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है, all kinds of organization. Whereas मोहन feel that management is not required in non-business organization. और मोहन ने फील किया कि जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन बिजनेस मतलब जो सोशल वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती। ऐसा मोहन कह रहा है, उसे फील हो रहा है।
एज ए स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. हु इज करेक्ट? अब आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन करेक्ट है, राम या मोहन. एब्सोल्युटली राम. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हर जगह कंपलसरी होता है. कंपलसरी मतलब अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तभी हम अपना गोल अचीव कर सकेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है? परवेसिव. तो यहां पर कौन सही है? राम, है ना. हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जरूरी है, इसलिए मोहन गलत है. ठीक. नेक्स्ट है, जिमिनी सर्कस इज ऑर्गेनाइजिंग शोज इंटरनेशनली फॉर लास्ट 30 ईयर. 30 सालों से जिमिनी सर्कस जो है वो इंटरनेशनली मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने सर्कस ऑर्गेनाइज कर रहा था. देयर शोज हैव बीन सक्सेसफुल अक्रॉस द ग्लोब, है ना, सक्सेस भी मिली. ऑफ लेट देयर शोज आर नॉट एज पॉपुलर एज दे वर इन पास्ट. जैसे पहले जो थे, है ना, पास्ट में जो सर्कस के उनके जो शोज थे वो बहुत सुपर डुपर चल रहे थे, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है. अब वो सक्सेसफुली अक्रॉस द ग्लोब जो उन्होंने पहले किया था, अब इतना वो उनके शो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, इतने उनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, ऑडियंस नहीं आ रही है. आफ्टर एनालिसिंग, तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है. दे आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग नेसेसरी चेंजेस. तो उन्होंने ये देखा, सोचा, पाया कि हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक. जहां पे भी चेंजेस समझ लिखा हुआ हो ना बेटा, तो समझ जाना कि वहां पे डायनामिक की बात कर रहा है. देयर शोज टू गेन पॉपुलरिटी एंड गेट देयर पास्ट इमेज ऑफ नंबर 1 बैक, है ना. उन्होंने ऐसा पाया कि हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, उसके बाद हम फिर से पॉपुलरिटी पाएंगे और फिर से नंबर 1 हो पाएंगे. तो उन्होंने चेंजेस की बात की है. अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? फर्स्ट, आइडेंटिफाई which two characteristics of management are reflected in above situation. कौन सी सिचुएशन में, मतलब आपको कहाँ लग रहा है कि मैनेजमेंट की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है? तो एक तो डायनामिक, क्योंकि चेंजेस की बात कर रहा है ना. तो एक डायनामिक फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा, हम फिर से नंबर 1 आने की बात कर रहे हैं, मतलब गोल ओरिएंटेड. मतलब मैनेजमेंट क्या होता है? गोल ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. मैनेजमेंट इज अ डायनामिक. ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है. फिर विच टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंडिकेटेड हियर. तो भाई यहां पर वो फिर से प्लानिंग करेगा, कर ही रहा है, क्योंकि वो फिर चाहता है कि नए नए चेंजेस लाएं, मतलब उसको फिर से प्लानिंग करनी होगी नंबर 1 आने के लिए. तो एक प्लानिंग. दूसरा, नंबर 1 आने के लिए सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, कंट्रोल भी करना होगा, है ना, तभी जाकर वो अपना गोल अचीव कर पाएंगे. तो हम दो फंक्शंस यहां लिख सकते हैं, एक फर्स्ट प्लानिंग एंड सेकंड कंट्रोलिंग की बात हो रही है. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जिमिनी सर्कस के बारे में. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है. हेमा इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ हर कंपनी कोब लिमिटेड, है ना. हेमा जो है वो मैनेजर सक्सेसफुल में सब वन ऑफ द मोस्ट, वो भी अच्छी मैनेजर हैं. शी यूजेस हर क्रिएटिविटी की बात हो रही है, एंड इनिशिएटिव इन हैंडलिंग चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क. द नॉलेज गेन्ड बाय हर ड्यूरिंग हर स्टूडेंट days at a renowned management institute as well as through her observation and experience over the year is applied by Hema in a skillful manner. हेमा ने जो भी नॉलेज स्टूडेंट्स जब वो थी और जब उन्होंने सब चीज़ें ली तो ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपीरियंस किया, और हेमा ने इन सब चीज़ों को स्किलफुल मैनर में अप्लाई भी किया है. शी ऑफन रीड बुक्स, वो किताबें भी पढ़ती थी, एंड अदर लिटरेचर इन वेरियस फील्ड ऑफ मैनेजमेंट टू कीप हर नॉलेज अपडेटेड.
है ना, वो बुक्स भी पढ़ती हैं समय समय पर, लिटरेचर से रिलेटेड भी, मैनेजमेंट से रिलेटेड, ताकि उनका नॉलेज अपडेटेड हो। अब स्किलफुल मैनर की बात हो रही है, थियोरेटिकल नॉलेज की बात हो रही है। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज कहाँ पे पढ़ा था? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आपसे पहला पूछा है, एन एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द एस्पेक्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट फर्स्ट। थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस करना, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, है ना, नॉलेज को, और क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव, ये सब आर्ट के फीचर्स थे। मतलब पढ़कर, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, पढ़ने के बाद उससे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स था कि प्रैक्टिस करने के बाद ही, तो मैनेजमेंट में भी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होता है, उसको पढ़ने के बाद हम अप्लाई करते हैं, उसमें नए नए आइडियाज लगाते हैं। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और कौन सा? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक है, और आर्ट से रिलेटेड आपको लिखना है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड अ स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट इंस्टेड ऑफ डंपिंग द वेस्ट इन द ग्राउंड। सबसे मेन मुद्दा है आज का पॉल्यूशन का, कि मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड ने इस तरह से रिसाइकलिंग प्लांट किया है ताकि जो वेस्ट मटेरियल है वो रिसाइकल हो सके, उसे ग्राउंड में हम इस तरह से ना फेंकें। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग, और इसके साथ ही इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल रेसिडेंट, रोजगार के अवसर लोकल रेसिडेंट्स को उपलब्ध कराना। कंपनी स्टार्टेड अ स्कूल नियर बाय फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉयज, और इसके साथ में ही स्कूल भी स्टार्ट किया है ताकि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन मिल सके। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव कंपनी इज फुलफिलिंग, कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिलिंग कर रही है। कोट्स द लाइन, आपको लाइंस भी बतानी है जहां पे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। फर्स्ट, स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट, है ना, ताकि पॉल्यूशन ना हो। तो ये समाज को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है बेटा? सोशल। तो फर्स्ट, स्पेशल रिसाइकलिंग प्लांट टू रिसाइकल द वेस्ट, यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम अपने वर्कर्स के बारे में सोचते हैं, है ना, उन्हें अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं, तो वो उसके लिए लाइन आप लिखेंगे, कंपनी स्टार्टेड अ स्कूल नियर बाय फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉयज। और सोशल ऑब्जेक्टिव में आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल रेसिडेंट, रोजगार के अवसर प्रदान करना, सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में 2 लाइन्स आपको मिल गई, और स्कूल नियर बाय फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर एम्प्लॉयज, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हुआ। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सोनू निगम द फेमस प्लेबैक सिंगर always spend time for practice and adds his creativity in his singing। मुझे तो यहीं से समझ में आ गया कि सोनू निगम जो है वो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रैक्टिस एंड एड्स हिज क्रिएटिविटी। देखो, जैसे जैसे आप केस स्टडीज पढ़ते जाएंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि केस स्टडीज समझ में नहीं आती। यहाँ पे सोनू निगम सभी लोग जानते हैं, एक फेमस प्लेबैक सिंगर है, वो हमेशा अपनी प्रैक्टिस पे और अपनी क्रिएटिविटी पर समय बिताते हैं, खर्च करते हैं। लाइक सोनू निगम, राजीव मैनेजर ऑफ हेडलाइन लिमिटेड uses his creativity and practices management principle। तो राजीव एक मैनेजर हैं और वो भी कोशिश करते हैं क्रिएटिविटी लाने की, प्रैक्टिस करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का बिजनेस में। द एम्प्लॉयज आर हैप्पी, जिससे एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड, as he every day reward employees for their punctuality and efficiency। ताकि एम्प्लॉयज को भी रिवॉर्ड मिलता है, जब काम अच्छा होता है तो मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर्स का भी नाम होता है, उन्हें भी उनकी पंक्चुअलिटी के लिए, इफिशिएंसी के लिए रिवॉर्ड मिलते हैं। मतलब सब अच्छा हो रहा है ना। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस।
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये कौन से नेचर में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेम अदर टू एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की तो ये बात कर रहा है, लेकिन इसके अलावा और मैनेजमेंट के कौन से नेचर होते हैं, तो मैनेजमेंट साइंस होता है, मैनेजमेंट एज साइंस और मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ केस स्टडीज पढ़ने से आंसर्स आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, आपको चैप्टर का पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए मैंने 5 से 6 वीडियोस बनाए हैं इस पूरे चैप्टर्स के। तो अगर आप वो पूरे वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सारे केस स्टडीज के आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट करते हैं, बहुत अच्छा केस स्टडी है बेटा। रोहन, सोहन एंड मोहन आर 3 फ्रेंड्स, दे वर्क इन सेम कंपनी, 3 फ्रेंड्स हैं, सेम कंपनी में वर्क करते हैं। वन डे दे वर हैविंग अ कन्वर्सेशन when Rohan said, I have purchased 2 new machines and it has become very difficult to motivate workers at shop floor to use these machines. रोहन क्या कहता है, रोहन ने कहा था कि भाई मैंने 2 मशीन्स परचेज की थी, बट मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हुआ वर्कर्स को मोटिवेट करना कि वो किस तरह से इनका यूज करें। Sohan said, I am facing problem in finding the exact number and types of employees for my department. सोहन ने कहा था कि भाई मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज मुझे लगेंगे, है ना। मोहन सेड, आई हैव टू डिसाइड द लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लंबे प्लान बनाने थे, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 3 अलग अलग लोग हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, और तीनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वर्क बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे। आइडेंटिफाई डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। लोअर लेवल में जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी। दीज फ्रेंड्स बिलोंग टू, अब आप बताइए ये 3 जो फ्रेंड्स हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले रोहन की बात करें तो वो वर्कर्स के मोटिवेट की बात कर रहा है, वर्कर्स मोटिवेट, दैट मीन्स वो सुपरवाइजरी लेवल है ना। वर्ड्स याद रखो, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है क्या कि आपको हर एक टॉपिक के अंदर क्या डिटेल्स आ रहे हैं, क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप उसको देखें। इसीलिए हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो बनाया है उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स वहां लिखे हुए हैं। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हो या जितने भी केस स्टडीज अच्छे से करना चाहते हैं कि चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, तो पूरी प्लेलिस्ट है चैप्टर फर्स्ट की, आप स्टार्टिंग से उसके वीडियोस देखो। अगर आपने एक एक वीडियो अच्छे से देखा और उसके अंदर के वर्ड्स को पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको केस स्टडीज आएंगी। वर्कर्स मोटिवेट की बात कर रहा है, मतलब सुपरवाइजरी लेवल। सेकंड, सोहन, सोहन एग्जैक्ट नंबर्स की बात कर रहा है कि उसके डिपार्टमेंट में उसको कितने क्या लगेंगे, एम्प्लॉइज, क्योंकि ड्यूटीज को असाइन करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ड्यूटीज, ये किसका काम होता है, मिडिल लेवल। क्योंकि आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला है एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ ईच लेवल, कोई से भी लेवल के आपको 2 फंक्शंस बताने हैं, तो मैं सभी के आपको बता रही हूं, आप लिख सकते हैं। तो सोहन जो है वो मिडिल लेवल का है। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, जो टॉप लेवल सारी पॉलिसीज बनाते हैं उनको फ्रेम करके उनको इम्प्लीमेंट का काम कौन करता है, मिडिल लेवल। फिर आता है मोहन, मोहन लॉन्ग टर्म के प्लान्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो सारे प्लान्स पॉलिसीज कौन बनाता है, टॉप लेवल। तो जो मोहन हुआ वो कहां से बिलोंग करता है, टॉप लेवल। ठीक है, तो आपको पहले बताना है कि कौन से लेवल का है और फिर उसके कोई से भी 2 वर्क बता सकते हैं। हमने बहुत सारे वर्कों की बात कर रखी है। नेक्स्ट है ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV लिमिटेड, है ना। मुखर्जी जो है वो रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है AMV लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। कंपनी क्या बनाती है, रेफ्रिजरेटर।
he found that his department was understaffed. उन्होंने क्या पाया कि डिपार्टमेंट में understaffed है, and other department were not cooperating with his department. और जो दूसरे डिपार्टमेंट है वहां पे कॉपरेशन की कमी है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. याद कीजिए मिडिल लेवल में हमने बात की थी कि मिडिल लेवल का जो काम होता है वो एम्प्लॉयज को असाइन करना और कितने डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज लगेंगे और कॉपरेशन का काम करना, ये सब किसका होता है? मिडिल लेवल का. केस स्टडीज बहुत सिंपल होती हैं यदि आपको उसके बारे में पता हो. तो अभी तो हमने केस पढ़ा भी नहीं और हमें पता चल गया क्या कि ये मिडिल लेवल की बात हो रही है. With his department for smooth functioning of the organization, therefore he ensured that his department has required number of employees and its cooperation with other department is improved. तो उन्होंने डिपार्टमेंट में लोगों का अपॉइंट करेंगे वो ताकि काम स्मूथली चले. आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वॉज वर्किंग, तो मिडिल लेवल की बात हो रही है. और ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शन रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय ऋषितोष मुखर्जी एट दिस लेवल. इसके अलावा ऋषितोष मुखर्जी को और क्या काम करने होंगे? तो मिडिल लेवल के लिए कॉपरेशन करना होगा. सारे जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, है ना, उनके लिए पॉलिसीज बनाना, ये तो उनका काम है. लेकिन जो सुपरवाइजरी लेवल है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है और जो टॉप लेवल ने सारे रूल्स पॉलिसीज बनाई है उनके लिए भी वर्क करना, ये सब ऋषितोष मुखर्जी का काम होगा. मिडिल लेवल के आपको फंक्शंस यहाँ लिखने होंगे. कॉपरेशन, है ना, सबसे मेन मिडिल लेवल का क्या काम होता है? टॉप लेवल से सारी चीजें, रूल्स पॉलिसी सबको लेकर सुपरवाइजरी लेवल को समझाना, ये मिडिल लेवल का काम होता है. तो ऋषितोष मुखर्जी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मिडिल लेवल. तो ये हमने कुछ चैप्टर फर्स्ट के 8-10 केस स्टडीज हमने की हैं. मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक से आपको एक केस स्टडी समझा दी जाए. अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ से हमें हेल्प मिलेगी या हमारे पढ़ाने से आपको हेल्प मिलेगी तो आपको पूरी बुक के सारे चैप्टर्स के केस स्टडीज मिल सकते हैं और एमसीक्यूज भी. बट शर्त यह है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. ठीक है, तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 के साथ मिलेंगे. आप ये केस स्टडीज प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में नहीं आया है या कोई केस हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको फिर से समझाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट